तो कैसा फील होता है जब आपको राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड मिलता है? जो मोटो लाइन है एनएसएस का, उससे ही आप समझ सकते हैं एनएसएस का मोटो लाइन है नॉट मी बट यू। आपने क्या सीखा एनएसएस? एनएसएस आपको दूसरों के लिए जीना सिखाता है, खासकर देश के लिए। सो एनएसएस के थ्रू आगे करियर के अपॉर्चुनिटीज भी बनते हैं? सारे स्टेट्स के मिला के, ऑल इंडिया के मिला के सिर्फ 30 बच्चे रहते हैं जिनको नेशनल अवार्ड मिलता है साल में एक बार। 30 बच्चों के लिए अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो इससे बड़ा लूप होलना कहीं नहीं हो सकता। सो लेट्स टॉक अबाउट जेनजीज। अभी जो जनरेशन है वो एक्सट्रीम में है, या तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बॉलीवुड को ही ले लीजिए, ठीक है, और मतलब खाली प्यार बहार ये वो इस टाइप की चीज़ें दिखा रहे हैं। आप धार्मिक की चीज़ में कश्मीर फाइल्स जैसे विवाद दिखाते हो, ठीक है, जिसमें बच्चे के मन में डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। आप महाभारत देखिए ना, आप रामायण देखिए, आप कथा सुनिए। अगर मेरे को अपने रिलीजन को कुछ देखना है तो मैं, हमारे में जो कथाएं होती हैं, हमारे में उसको तकरीर बोला जाता है, मैं वो सुनती हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तोस रावत पॉडकास्ट की स्पेशल एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनके सामाजिक कार्यों के लिए। उन्होंने एनएसएस के अंडर बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में अपना योगदान दिया है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है मिस अलीशा अंसारी। सो लेट्स डाइव इनटू दिस पॉडकास्ट और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। तोस रावत पॉडकास्ट में स्वागत है आपका मिस अलीशा अंसारी जी। जय हिंद। जय हिंद आपको भी, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बोलने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपको नेशनल अवार्ड मिला हमारे देश की प्रेसिडेंट से। तो कैसा फील होता है जब आपको राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड मिलता है? थैंक यू सो मच। अब एक जनरल में कहा जाए तो शायद लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मुझे उस टाइम कुछ एक्साइटमेंट नहीं हुई, मतलब बोल सकते हैं कि मैं ब्लैंक हो गई थी, या हो सकता है ज़्यादा खुशी हो गया होगा उस वजह से ऐसा होता है। जब सारा प्रोग्राम्स हो गया, डन हो गया, उसके बाद रियलाइज़ होता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो शायद मैं अच्छा करी हूँ। जब मैं मेरे पेरेंट्स को खुश देखी, जब मैं, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट है, जो मेरे नाना हैं, सबसे ज़्यादा पूरे ख़ानदान में वही खुश थे। उनकी खुशी देख के लगा कि कुछ ना कुछ वर्थ इट काम हुआ है। बहुत से लोगों को एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में पता तो है, बट इन डेप्थ नॉलेज नहीं है उसके बारे में। आई थिंक स्टूडेंट्स को भी सब सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे एनएसएस आप जानते हैं स्कूल और कॉलेज से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्कूल और कॉलेज में एक एनएसएस का ये भी इमेज बना हुआ है कि एनएसएस में बच्चों को बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, कि मतलब जैसे स्वच्छता अभियान में ले जाते हैं बच्चे लोग को, झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो बच्चे लोग क्या है, सिर्फ ऊपरी कुछ चीज़ों को देख के खुद नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं। ओके। मेरे को ये एक नेगेटिव पॉइंट दिखता है। हाँ, और कई जगह ऐसा होता है कि टीचर्स भी नॉलेज नहीं देते हैं बच्चे को, जो डेप्थ में देना चाहिए, जिससे बच्चा इंटरेस्टेड हो और आना चाहे एनएसएस। सो एनएसएस के बारे में इन डिटेल तो बात करेंगे, बट उससे पहले आप अपने जर्नी के बारे में बताइए। आप इसमें ज्वाइन कैसे हुई? मैं एनएसएस में 2019 में ज्वाइन हुई, यही रायगढ़ से, रायगढ़ के केएमटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। जानते होंगे, बहुत फेमस कॉलेज है यहाँ का। वहाँ मैं ज्वाइन, एनएसएस में होने का कोई मेरा पर्सनल मोटिव नहीं था, लेकिन आप बोल सकते हैं एक टाइम था जब मैं बायो स्टूडेंट थी और फिर आर्ट्स में पेरेंट्स चाहते थे कि मैं सिविल लाइन में जाऊँ करके, तो वो चाहते थे कि मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लूँ, तो आफ्टर 12th वो आर्ट्स में डाल दिए मुझे, थोड़ा आप बोल सकते हैं अपने कंडीशंस के हिसाब से। तो बच्चा को कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रॉमा आ जाता है कि उनका पसंद का सब्जेक्ट उनको छोड़ना पड़ा, उनको जाना था मेडिकल लाइन में, और फिर किस लाइन में आ रहे हैं। मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में ही था, तो ये जो ट्रॉमा है ना, ये मेरे को दूर करने का तरीका ये दिखा कि मैं कहीं ना कहीं अपना माइंड को दूसरे जगह लगाऊं, कहीं और कुछ चीज़ का डायरेक्शन दूं। तो मुझे क्रिएटिविटी करना, आर्ट क्राफ्ट और ये आपका रंगोली, डांस, ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे दिखा कि एनएसएस कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म बच्चे को एक दे रहा है ये सब करने का। तो गर्ल्स कॉलेज से मैं सबसे पहले अपना एक प्लेटफॉर्म लेने के लिए एनएसएस में ज्वाइन हुई। सो एनएसएस है क्या एक्चुअली, मतलब ये काम कैसे करती है और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
अगर आप एनएसएस का बेस देखना चाहेंगे तो जैसे मैं एनएसएस के बारे में जितना जानती हूँ, एनएसएस स्टार्ट हुआ था 1969 से, कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज़ से। ओके, और अभी लगभग आप हज़ारों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एनएसएस पाएंगे। ऑल इंडिया। हाँ, ऑल इंडिया। तो आपका एनएसएस का तब बेस ऐसे रखा गया था कि आपका 1969 से पहले अगर आप देख सकते हैं तो क्या हुआ है, हमारा देश आज़ाद हुआ है। हमारा देश आज़ाद होने के बाद बच्चे लोग के अंदर वो एक होता है अपने देश के लिए काम करने के लिए फीलिंग लाने के लिए, और जो यूनिटी लाने के लिए, और बच्चे ही मतलब एक होता है ना, देश में अगर सब एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अगर आप अपने यूथ को दूसरे को हेल्प करने के लिए लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा सोसाइटी मिलेगा। तो सोसाइटी के अच्छे वे में डेवलपमेंट के लिए बच्चों को एक अच्छा मतलब बोलना चाहिए सोशल वर्क वाले फील्ड में भेजने के लिए विद स्टडीज़ ये एनएसएस को लाया गया। और ये मेन विचार था महात्मा गांधी जी का, जो एनएसएस का या सोशल वर्क का आप विचार बोल सकते हैं। और जो एनएसएस के प्रेरणा पुरुष हैं वो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो भी उनको भी आप जानते हो कितने बड़े सोशल वर्कर थे अपने टाइम में। तो इन दोनों की विचारधाराओं को लेके एनएसएस आगे काम करता है। हर स्कूल कॉलेज में एनएसएस के प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ सो उसमें लीडर्स या फिर जो दल नायक दल नायिका ऐसा कुछ है ना? जी, हाँ, तो उनको अपॉइंट कैसे करते हैं फिर? ये अपॉइंट करने का ट्रेनिंग प्रोसीजर कुछ रहता है हाँ इनका? एक रहता है, मतलब आप ऐसा ऑफिशियल प्रोसीजर इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर निर्धारित है कि जो प्रोग्राम ऑफिसर रहता है, यानी प्रोग्राम ऑफिसर एक ऑफिसर रहता है, कॉलेज से ही कोई एचओडी रहते हैं जिनको प्रिंसिपल ट्रेनिंग के तहत निर्धारित करता है एनएसएस को संचालित करने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। ठीक है, प्रिंसिपल और प्रोग्राम ऑफिसर मिलकर बच्चों की ऐसे टीम्स रेडी करते हैं, बच्चे के अंदर क्वालिटी देखकर, फिर कुछ टाइम काम कराकर। जैसे फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा है, वो साल भर एनएसएस के लिए काम किया, तो आपको वो क्वालिटी नज़र आनी शुरू हो जाएगी कि ये सोशल वर्क के लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। फिर उसका जो अचीवमेंट्स होता है, जो कॉलेज के लिए वो अचीव कर रहा है या एनएसएस के लिए या खुद से वो अचीव कर रहा है, तो इस बेसिस पे कॉलेज के ही आपको प्रोग्राम ऑफिसर अपॉइंट करते हैं कि ये बच्चा मतलब बोल सकते हैं दल नायक बन सकता है या दल नायिका बन सकती है। जैसे आप मान लीजिए क्लास मॉनिटर, अच्छे बच्चे को टीचर सिलेक्ट करती है, वैसी एनएसएस के जो एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से दल नायिका या दल नायक सिलेक्ट करते हैं। सो एनएसएस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या उसका एम क्या है, मतलब क्या पर्पस है इस प्रोग्राम को चलाने का? देखिए, जो एनएसएस का पहला मोटो है, जो मोटो लाइन है एनएसएस का, उससे ही आप समझ सकते हैं एनएसएस का मोटो लाइन है नॉट मी बट यू। मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हैं स्वयं से पहले आप। यानी एनएसएस ये भावना लेके चलती है कि जो भी एनएसएस का छात्र है, किसी कॉलेज का छात्र है, नॉर्मल छात्रों में भी ये चीज़ रहनी चाहिए वैसे, कि आप खुद से पहले, खुद की नीड्स से पहले दूसरे को सर्व करें। ठीक है, और उसके बाद एनएसएस एक ये ऑब्जेक्टिव लेके चलता है कि बच्चे के पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ एक सोसाइटी में रह के व्यक्तित्व विकास हो। ठीक है, और इसमें आप कई चीज़ों को गिन सकते हैं। इससे आपका लीडरशिप क्वालिटी आता है। एनएसएस आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देता है लोगों के बीच में रह के, या आपको जैसे बाहर लेके जाते हैं वहाँ पर आप जो परफॉर्म करते हैं उसके वजह से। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है वो एनएसएस आपको देता है कि आपको बच्चे लोग को डिफरेंट टास्क देके कि आपको ये चीज़ सॉल्व करना है। और ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे आपका डिफरेंट हम लोग को जो वो दिए जाते हैं कि आप इस चीज़ के लिए काम करें, टॉपिक्स। जैसे मान लीजिए मेरे को महिला के बारे में दिए हैं, तो बच्चा अगर ये टॉपिक पाता है तो उसकी डेप्थ में जाता है कि आजकल महिलाओं के साथ हो क्या रहा है, उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, किस जगह उनको मतलब बढ़ाया जा रहा है आगे, किस जगह नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनको क्या नीड्स है। यानी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बच्चा बहुत कुछ जान जाता है। अगर तो आप ग्राउंड लेवल पे उसका सर्वे होता है या फिर? हाँ, बच्चा खुद करता है ये चीज़। जिस भी बच्चे को या टीम ऑफ जो दिए रहते हैं, टीम को अगर दिए रहते हैं तो पूरा सब बच्चे मिल के करते हैं ये चीज़ को। सो एनएसएस के अंडर में आपने जितने भी सोशल वर्क किए उनके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके का आपने काम किया वहाँ पे? जब अब जैसे शुरुआत से अगर मैं आपको बताना चाहूँगी तो एनएसएस का एक मतलब प्रोग्राम का सिस्टम होता है। एक होता है रेगुलर वर्क्स, ठीक है?
रेगुलर वर्क्स में आपके जो डेज आते हैं, जैसे आप मान सकते हैं न्यूट्रिशन, ये पोषण माह, पोषण सप्ताह वगैरह आता है अगर आप सुने होंगे तो, ठीक है। एड्स डे, और जैसे कृमि दिवस आजकल मना रहे हैं, और आपका इन्वायरमेंट डे, और ऐसे करके जितने जो डेज हैं ये आपके आते हैं रेगुलर वर्क में। हम लोग जो पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर मंथ चलते रहता है उसमें उस चीज़ के लिए हम लोग वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए आज एड्स डे है, तो आज का पूरा प्रोग्राम रहेगा एड्स अवेयरनेस के ऊपर। हम लोग बच्चे लोग के पास जाएंगे या ऐसे लोग के पास जिनको हमको एड्स का अवेयरनेस हमको कराना ज़रूरी है। स्कूल्स में 12th क्लास के बच्चे लोग समझने के लिए काफ़ी सही होते हैं, उनको बताने। या जैसे इन्वायरमेंट डे है तो हम लोग प्लांटेशन करेंगे। ये होता है हमारा रेगुलर वर्क्स, ठीक है। और नशा मुक्ति अभियान वगैरह 1-2 अभियान ऐसे रहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भी स्टार्ट किए रहती है। जैसे अभी एक चल रहा है बिलासपुर की तरफ चल रहा है एक निजात, ये बिलासपुर पुलिस स्टार्ट की है, ठीक है। तो ये हम लोग को ऐसा आते रहता है बीच बीच में कि हम लोग को ये वर्क करना है। हम लोग खुद खोजते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। उसके बाद एक होता है स्पेशल कैंप्स। एनएसएस, एक पर्टिकुलर जो एनएसएस यूनिट होता है कॉलेज का, जो 100 बच्चों का यूनिट होता है, तो कॉलेज का जो यूनिट होता है वो किसी एक गांव को या 2 गांव को या जितने गांव को वो गोद ले सकता है वो गोद लेता है। ओके। उस गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको जानता है, पता लगाता है, और उसके लिए 7 दिन में वर्क करता है। या बीच बीच में वनडे कैंप करके भी कर सकते हैं ये चीज़ को, वो भी करते हैं। तो जैसे आप 7 दिन के लिए गए तो 7 दिन बच्चा वहीं रहता है, वहीं खाता है पीता है, और वो सब जो हमारा वर्क्स हम लोग डिसाइड किए रहते हैं, जो बोलना चाहिए समथिंग, क्या बोलते हैं मेरे को वो वर्ड बोल रही, पंजीयन समथिंग बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। परियोजना कार्य, ठीक है। जो परियोजना कार्य होता है वो बच्चा पहले से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। जैसे जो लीडर्स हैं, जैसे अभी कोई मैं गाँव गई, वहाँ देखी वहाँ पानी की समस्या हो रही खेत के लिए, तो हम लोग को उनको मोटर्स देना है। वहाँ हम देखेंगे कि यहाँ लोगों के पास व्यवसाय करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम उनको कुछ व्यवसाय करने के लिए दे देंगे। हम देखेंगे कि वहाँ बच्चे कुपोषित हैं अगर, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग मेडिकल टीम्स को साथ ले जाते हैं। देखते हैं कि गाँव की महिलाओं को कुछ सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनके लिए डॉक्टर्स ले जाते हैं जो फ्री में सारा काम करके देती हैं गाँव वालों को। तो ये जो मेरा फर्स्ट वर्क था वो चालू हुआ था ननसिया से, ननसिया गाँव से, जो स्पेशल कैंप रहता है। तो वहाँ पर हमने जो बिल्डिंग्स थे, सरकारी बिल्डिंग्स बोल सकते हैं, जैसे स्कूल है या आंगनबाड़ी है, उनको पेंट करना, वहाँ पर किचन गार्डन बनाना। अभी किचन गार्डन कॉन्सेप्ट अच्छा चल रहा है ना, और बच्चे लोग को स्कूल में ही बना के देते हैं खाना, तो वो उनके काम में आ जाएगा। तो हमने वहाँ पर तरोई, दोड़का, प्याज और टमाटर, मिर्ची, धनिया, मेथी, ऐसे करके जितना चीज़ जो इजीली उग जाता है वो सब हम लोग वहाँ लगाए थे। फिर वहाँ की जो तालाब थी उसका साफ सफाई करना, वहाँ के जो रोड्स गड्ढे हो गए थे तो हम लोग वहाँ बड़े बड़े पत्थर ला के रोड को पाटना, वहाँ की साफ सफाई करना, गोबर लिपना, मतलब बहुत सारे काम किए थे स्टार्टिंग में। तो वहाँ से जो एक हुआ कि अब करना है, अब छोड़ना ही नहीं है, वहाँ से जो खुशी मिला लोगों के देख के, कि जो गांव वाले तारीफ करते थे जब आके कि आप लोग ये चीज़ कर दिए, हमारे मतलब हम लोग पंचायत को बोल रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप इतनी छोटी छोटी लड़कियां आई 17-18 साल की, कॉलेज की फर्स्ट ईयर की, और सब कल के चल दी। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर जैसे स्वच्छता अभियान ये शुरू से रहा है मेरा। एनिमल्स को लेके थोड़ा डॉग लवर, कैट लवर, आप जो बोल लीजिए, तो उनको रेस्क्यू करना, उनके लिए दवाई पानी मेडिकल उनका करवाना, ये। फिर यहाँ 2 साल रहने के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने यहीं वर्क किया पूरा, और कोविड भी चल रहा था, तो कोविड के टाइम मास्क वितरण करना। तब रायगढ़ पुलिस एक अभियान चला रही थी, एक रक्षा सूत्र मास्क। तो वो एक रक्षा सूत्र मास्क के तहत पुलिस वाले के साथ मिलकर मास्क बांटना। फिर आपके कॉलेजेस में वो हो रहा था वैक्सीनेशन फ्री में, तो लोग उस टाइम वैक्सीनेशन के लिए भी बहुत डर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो, कि वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, पता नहीं कोई मर जाएगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा। कई जगह से मेरे को गलत ये भी, अवेयरनेस हाँ, फैल रही थी। कई जगह से तो ये भी सुनने को मिला मेरे को कि जो वैक्सीनेशन लगवाएगा उनके बच्चे नहीं होंगे, मतलब बहुत बड़ी बात है ना, डर। ऐसी डर, ठीक है। तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाना कि वैक्सीनेशन हमको लगाना ज़रूरी है। फिर मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को लेके गई वैक्सीनेशन करवाने। ये सब यहाँ होने के बाद मेरा फाइनल ईयर रहा बिलासपुर से। वहाँ जाके फिर यहाँ 2 साल जब हो गया तो मेरे को बी सर्टिफिकेट, जो एनएसएस में 2 साल कॉलेज में जब आपको कंप्लीट होता है तो वो मिलता है। यहाँ से बी सर्टिफिकेट एनएसएस का लेने के बाद और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद
फाइनल ईयर गई मैं वहाँ आपका CMD कॉलेज बिलासपुर। ओके। और वहाँ जाके मैं बनी दल नायिका, क्योंकि आपके पास अब एक सर्टिफिकेट है बी, जिसके हिसाब से अब आप सीनियर हो चुके हैं और आपका मतलब ये सब आप देख ही रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर से चल रहा है मेरा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ थे कि जिससे वहाँ के प्रोग्राम ऑफिसर को समझ में आ गया कि हाँ, ये बच्चे को बनना चाहिए। तो साल के बीच में बनाते हैं, स्टार्टिंग में ही नहीं बनाते हैं, आपका जब कॉलेज स्टार्ट हो जाता है उसके बीच में बनाते हैं। तो फिर सबका पोजीशन निर्धारित हुआ, फिर वहाँ हम लोग कैंप गए, तो वहाँ हम लोग बनाए तालाब। हम लोग सब बच्चे मिलके ही खोदे, और तब मैं दल नायिका थी। सब बच्चों के हाथ में छाले, हम लोग बिना खाना पीना खाए दिन भर सब खोद रहे हैं और सबको बहुत मज़ा आ रहा है। कोई मिट्टी उठा रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई वो फावड़ा चला रहा है, कोई वो गैती चला रहा है। और हम लोग नाम भी नहीं जानते ये सब चीज़ का ना क्या होता है, सब शहर के बच्चे। लेकिन वो शौक देश के लिए काम करने का, किसी और को सुख देने का। फिर हम लोग तालाब बनाए, फिर टैंकर से पानी मंगवा के उसमें भरवाए। तो वो थोड़ा टैंकर वाला पानी उतना टिका नहीं, जब बारिश का पानी भराया तब बेटर अच्छा टिका। फिर हम लोग वो तालाब में बोलना चाहिए आपको क्या, बतख छोड़े, मछली छोड़े, कुछ दिन बाद गायब भी हो गया। लेकिन हम लोग अपने तरफ से प्रयास करें कि हम लोग कहीं ना कहीं गाँव वालों को कुछ दे सके अपने तरफ से। वहाँ तालाब खोदने के बाद मेरे बाद जो जूनियर्स करें, वो लोग वहाँ पछरी घाट बनाए। आपका नहीं रहता वो सीढ़ी जैसा जी। उतरने का। फिर वहाँ जो पहले से तालाब बने हुए थे उनका वो जो pH लेवल होता है वो चेक करें। उसमें कुछ ना कुछ वो आपका बोलना चाहिए एक विभाग होता है जो वो उसके लिए वर्क करता है, उसको कंप्लेन करके वो तालाब के लिए काम करवाएं। वहाँ हम लोग फ्रूट गार्डन बनाए, मतलब जो खाली ज़मीन होता है, माँ बोला चाहिए बंजर ज़मीन या एकदम खाली ज़मीन जो किसानों की रखी रहती है, तो उनसे मांग के वहाँ पर हम लोग फ्रूट्स लगाए हैं। आपका वो नहीं होता देसी फ्रूट्स, क्या बोलते हैं उसको, वो छोटा छोटा वो, और बिही, आम, मतलब जो आपका पेड़ जल्दी से अच्छे से लग जाए और बढ़े और कुछ ना कुछ फल गाँव वालों को खाने के लिए मिले। ऐसा करके हम लोग और भी कई वर्क्स किए। वहाँ पर हम लोग मेडिकल टीम को भी लेके गए, लोग का बीपी, शुगर और सैनिटेशन के लिए, और नशा मुक्ति अभियान के लिए, फिर वुमेन और चाइल्ड हेल्प के लिए। मतलब इतने सारे वर्क्स रहे हैं कि बताते बताते 3-4 पॉडकास्ट हो जाएंगे। सो एनएसएस में जितने भी वर्क्स होते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फंडिंग, या फिर आप कलेक्ट करते हो कहीं से? गवर्नमेंट भी फंडिंग प्रोवाइड करती है, और इफ़ हमको कुछ ज़्यादा अपने तरफ से भी वर्क करना रहता है तो जैसे कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए SCCL है, तो उनको पता है बच्चे वर्क करते हैं, वो लोग थोड़ा फंड्स प्रोवाइड कर देते हैं। और बच्चे अपने तरफ से भी चंदा करके करते हैं काम जो करना रहता है, और टीचर्स भी हेल्प कर देते हैं, कभी कभी कॉलेज की तरफ से भी हो जाता है। इतना इनफ फंडिंग हो जाता है कि सारे काम हो जाते हैं? हाँ, अगर नहीं भी हो पाता है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन करके फिर करते ही हैं। ओके। तो इतने हार्ड वर्क आप करते हो सारे स्टूडेंट्स मिलके और इतने जोश के साथ, सो उनको इंसेंटिवाइज कैसे किया जाता है? देखिए, जो बच्चा NSS में अच्छा वर्क करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग को भी गवर्नमेंट एक इंसेंटिव दे रखी है। पहला ये, जैसे मैं जानती हूँ कि ग्रेस मार्क्स, बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। और आजकल गवर्नमेंट कुछ वैकेंसीज भी निकाल रही है, उसमें भी NSS वाले लोग को थोड़ा प्रायोरिटी मिलता है। और कॉलेज की तरफ से अगर बच्चा कहीं थोड़ा बहुत एब्सेंट है तो उसको थोड़ा मैनेज कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग अगर एब्सेंट हो रहे हैं कॉलेज के वर्क NSS के वर्क की वजह से, तब ऐसा नहीं कि आप पर्सनल इश्यूज से एब्सेंट हो गए। तो अगर आप NSS का वर्क करने गए हैं कॉलेज से, तब आपका जो अगर क्लास छूटा है तो उसको थोड़ा मैनेज कर दिया जाता है कि या तो आप बाद में क्लास ले लीजिए, या तो जैसे भी कॉलेज की तरफ से वो थोड़ा मैनेज हो जाता है। फिर आपको अलग अलग लेवल पे अवार्ड्स मिलते हैं, और उसके साथ ना कैश प्राइज भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो हमारे कॉलेज में देते हैं एक गोल्ड मेडल बोल सकते हैं, हम लोग को देते हैं जो एकदम अच्छा वर्क करता है और काफ़ी टाइम से NSS में है। ऐसे बच्चों को गोल्ड मेडल देता है, जो मुझे भी मिला है। उसके बाद इसमें कोई कैश प्राइज नहीं रहता, कॉलेज की तरफ से सिर्फ गोल्ड मेडल रहता है। फिर एक रहता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का आपको जो अवार्ड मिलता है NSS की तरफ से छत्तीसगढ़ में, तो इसमें आपको कैश प्राइज भी रहता है समथिंग 10,000, और ये आपको मिलता है गवर्नर के हाथ से। तो ये अवार्ड भी मुझे मिला है 24 सितंबर 2023 में, रायपुर में इसका प्रोग्राम किया जाता है।
तो मुझे जब मिला था तब ये प्रोग्राम हुआ था, वहाँ का शायद एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर कॉलेज है समथिंग, वहाँ पर हम लोग को मिला था ये चीज़। और उसके बाद एक होता है आपका नेशनल लेवल में, जो सबसे बड़ा लेवल है, लास्ट लेवल है, वो है नेशनल लेवल में। तो जो बच्चा मतलब आपका पूरा स्टेट में कुछ ऐसा वर्क करता है या सेट ऑफ वर्क्स कुछ ऐसा कर रहा है, बहुत टाइम से कर रहा है, तो उस बच्चे को आपको मिलता है नेशनल लेवल का। तो उस नेशनल लेवल में आपका कैश प्राइज रहता है 1 लाख, ठीक है। और उसके साथ आपका रहता है एक सिल्वर मेडल देते हैं, खुद द्रौपदी मुर्मू जी जैसे मुझे मिला था इस बार। और मतलब जो भी प्रेसिडेंट रहते हैं उनके हाथ से वो मेडल और एक आपका अच्छा बड़ा सर्टिफिकेट देते हैं और वो कैश प्राइज। और बाकी स्टेट्स में यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मिलता है और रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिलता है। सो हर स्टूडेंट को एनएसएस ज्वाइन क्यों करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है हर स्टूडेंट को एनएसएस इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि एनएसएस व्यक्तित्व विकास के लिए वर्क करता है बच्चे के। कहीं ना कहीं बच्चा एम्पैथी सीख पाता है लोगों के लिए, उसको लोगों के लिए सिंपैथी, क्या समाज में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या टैबूज हैं, क्या नॉर्म्स हैं, वो सब चीज़ जान पाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से थी और मैं सिटी में रहती हूँ, तो इंग्लिश और हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता। उसके बाद मैं जब एनएसएस ज्वाइन करी, छत्तीसगढ़ी, थोड़ा थोड़ा ओडिया, थोड़ा सा बंगाली, थोड़ा लैंग्वेज सीखने को मिला। उसके बाद जैसे ट्राइब से मिली, अपने छत्तीसगढ़ में आप जानते होंगे 10 बैकवर्ड ट्राइब्स हैं जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, जैसे आपका बैगा हो गया, घरिया हो गया, नागेशिया हो गया। ये सब ट्राइब से मिलना, उनके लिए वर्क करना, उनके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, उनके में शादी ब्याह कैसे होती है, ये सब देखना जानना मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर किसी को ये सब देखने और जानने को नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं बच्चा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सीख पाता है कि समाज में दूसरे के लिए कैसे जीते। अपने लिए तो सब जीते हैं, एनएसएस आपको दूसरों के लिए जीना सिखाता है, खासकर देश के लिए। आपने क्या सीखा एनएसएस? मैंने एनएसएस से बहुत कुछ सीखा, मतलब बोल सकते हैं एनएसएस ने एक, मैं लाइन कहीं पढ़ी थी, स्कूल का ही लाइन है, मैं स्कूल बता, लीडर्स फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो एनएसएस लिटरली में ये करके दिखाया, डार्कनेस टू लाइट, मतलब एक था खुद के लिए सेल्फ जीना, लेकिन एनएसएस से ना मैं की जगह हम वाली फीलिंग आई। सबके अंदर जो एक मैं होता है, ईगो होता है, मुझे ऐसा लगता है कोई भी एनएसएस में जाएगा तो अगर उसका ईगो नहीं निकला तो वो मनुष्य ही नहीं है। वो जब तक आपके अंदर वो हम वाली फीलिंग नहीं आई ना, जैसे आप खुद खाने बैठ गए, किसी को आप देखिए वो लंच नहीं लाया है, तो ये एनएसएस क्या करता है, आप भूखे रह लो लेकिन उसको खिलाओ, ये आपको एनएसएस सिखाता है। जब आप स्टेज में चढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टेज फियर होता है, मुझे तो उतना नहीं था, बचपन से ही मुझे शौक था स्टेज में जाने का। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्टेज फियर रहता है, तो एनएसएस ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि लगभग 90% बच्चे जो स्टेज फियर वाले एनएसएस में आते हैं वो भूल जाते हैं कि स्टेज फियर क्या होता है। ये मेरे आँख से देखा है। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो कभी डांस क्या होता है जाने नहीं थे, एनएसएस में आने के बाद वो लोग ऐसे डांस करने लगे जैसे वो बचपन से करते आ रहे हैं। तो एनएसएस आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, अच्छे लोगों से मिलने का मौका, बातचीत करने का मौका और कई ऐसी जगह जाने का मौका जहाँ आप सोचे भी नहीं थे। मतलब एनएसएस आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका देती है। बहुत बहुत। अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाई, सिर्फ जिसको पढ़ाई का कीड़ा बनना है वो बने, लेकिन जिस बच्चे को लगता है कि पढ़ाई के अलावा हमको और कुछ भी जानना है, दुनिया के बारे में जानना है कि हमको क्या है हमारे आसपास, कौन लोग हैं, कैसे हमको रहना है, ये क्या करना है, तो वो एनएसएस में जाए। आपको जैसे नेशनल अवार्ड मिला और बाकी स्टेट्स में जैसे आपने बताया कि वहाँ स्टेट लेवल पे भी कुछ सम्मानित किया जाता है सीएम के द्वारा भी, तो आपको हमारे सीएम साहब ने कुछ बधाई संदेश कुछ भेजे या ऐसा कुछ? मुझे लगता है शायद हमारे सीएम साहब थोड़े बिजी हैं। ओके। तो नेशनल के बाद तो सीएम साहब का मतलब अभी तक कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट देख ले वो Right. और कोई ना कोई संदेश उनका आए। वी होप सो। ओके, सो इतने सोशल वर्क आपने किए, ग्राउंड लेवल पे आपने देखे, ऐसा कुछ चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व किया कि उसको देख के लगा होगा कि यार
ऐसे कैसे लोग जी रहे हैं यहाँ पे, या जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, ऐसा कुछ जगह? हाँ, मैंने देखा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम लोग का गोद ग्राम है नेवसा, जो कोटा के पास है, बिलासपुर में, ठीक है? वो ओडीएफ गाँव ज़रूर घोषित हो गया है। ओडीएफ गाँव मतलब जहाँ पर आपका साफ-सफाई अच्छा खासा रहता है, अगर आप नॉर्मल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ, जहाँ टॉयलेट्स वगैरह बन चुके हैं, ठीक है? टॉयलेट्स बन चुके हैं, टॉयलेट्स यूज़ नहीं करते हैं वहाँ के लोग। हम लोग सब घर में टॉयलेट्स बना चुके हैं, खुद हमारे मतलब हमारे सीनियर्स के द्वारा बनाया गया था बोल सकते हैं, एनएसएस ने। फिर वहाँ पर मैंने देखा वहाँ के बच्चे ना थोड़े स्टंटेड हैं ग्रोथ में। मतलब एक होता है ना, बच्चे का एज है, लेकिन वो एकदम छोटा-सा दिख रहा है, उसका हेल्थ नहीं है, मतलब कुछ बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है जैसे दिख रहे हैं। वहाँ के बच्चे लोग स्टंटेड हैं ग्रोथ में। जबकि वहाँ रिसोर्सेज़ है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है हमको समझ में नहीं आया, कि खाने-पीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने फिर एक वहाँ पर वही न्यूट्रिशन को लेके न्यूट्रिशन सप्ताह या पोषण माह बोल सकते हैं, हम लोग ने बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, जिसके बाद थोड़ा-थोड़ा अब वहाँ पर ऊपर जाते दिख रहा है। वहाँ मैंने अभी तक के देखा, वहाँ पर लोग एकदम जैसे हम लोग अच्छे से कपड़े पहनते हैं, अपने पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए चप्पल पहनते हैं, वहाँ के बच्चे दिन-दिन भर बिना चप्पल पहने, बिना कपड़े पहने घूमते रहते हैं। तो मतलब थोड़ा-सा लगता है, थोड़ा बैकवर्ड टाइप से लगता है ये चीज़। मतलब ये है हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए हमारे ड्रेसेस या चप्पल वगैरह जो हम लोग पहनते हैं। वहाँ के बच्चे दिन भर खेल रहे हैं धूल-मिट्टी में। मतलब एक लेवल तक की वो चीज़ भी सही है बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन दिन भर ठंड में भी बच्चे वैसे ही घूम रहे हैं, स्वेटर नहीं पहन रहे हैं, और मतलब उनको बहुत ज़्यादा सर्दी, खाँसी, बुखार है, वो तो भी खेल रहे हैं। तो थोड़ा-सा लगता है गड़बड़ कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा-सा हेल्थ को लेके लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर ये भी देखें कि थोड़ा-सा वो गाँव में नशा उतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब हम लोग देखे ही नहीं कि वहाँ कोई नशा-पानी करता हो, ये हमको अच्छा लगा। और वहाँ पर हमने झगड़ा-वगड़ा करते भी नहीं देखा गाँव में किसी को कभी। तो वो गाँव इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। एजुकेशन लेवल पे कैसा है वो? एजुकेशन लेवल पे ऐसा है कि बच्चे को एक लेवल तक के पढ़ने दे रहे हैं वहाँ के लोग। मतलब कॉलेज अगर चल दिया, वहाँ के लोग बिलासपुर आके पढ़ते हैं, वहाँ के गाँव वाले। फिर उसके बाद घर आ जाओ, शादी-ब्याह कर लो और खेत-वेत देखो, इस टाइप ओके। का है थोड़ा। तो उस लेवल पे भी हम लोग एजुकेशन के लेवल पे भी थोड़ा वहाँ पर हम लोग जो आपका होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उनके साथ मिलके वहाँ पर हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स किए, जैसे नुक्कड़ नाटक करके अवेयरनेस करना, और डांस के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना, और घर-घर जाके लोगों से बैठकर बातचीत कर कर अवेयरनेस फैलाना, ये सब हमने किया। धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब फास्ट रैपिड ग्रोथ नहीं है, लेकिन हो रहा है। थोड़ा लगता है उनके लिए कि बहुत अभी बैकवर्ड है ही ये। आपको लगता है कि एनएसएस के थ्रू डेवलप हो रहा है चीज़ें? मुझे लगता है कि डेवलप हो रहा है, लेकिन थोड़ा अच्छे से और हो सकता है, इफ़ थोड़ा प्रयास और किया जाए। जैसे हम साल में 1 बार जाते हैं, 7 दिन वहाँ रहते हैं, करते हैं, आ जाते हैं। तो हम लोग जो भी करते हैं ना, हम साल भर बाद फिर वही जाते हैं, तो वो जगह खंडर हो गई रहती है। जैसे पहले थी वैसी? हाँ, और मतलब बीच-बीच में भी अगर हम लोग 1 दिन के लिए जा रहे हैं, तो भी वो इनफ नहीं है ना। मान लीजिए हम लोग फ्रूट गार्डन बना के आए, जो आपको मैं बताई। हुँ। तो हम लोग जैसे अभी बारिश के मौसम में जाते हैं ना, वहाँ या लंबी-लंबी घास उगे रहती है ना, कि एक बच्चा घुस गया तो वो दूसरे को नहीं देख पाएगा। पूरा घास को आप काटो, और हम बच्चे ये काम करते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है गाँव वालों को भी थोड़ी-सी हेल्प करनी चाहिए बच्चे लोग की, कि हम इतना ज़्यादा हम लोग मतलब महीने में 1 बार जाके वहाँ खाद-वाद सब डालते हैं। तो आपको ना खाद डालना पड़ रहा है, ना आपको उसका उतना ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। तो आप थोड़ा-सा तो कर सकते हैं अपनी तरफ से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हाँ। होना चाहिए वहाँ पे। जैसे हम बताए कि हम लोग गाँव में वो छोड़े थे, बतख छोड़े थे, दूसरे दिन गायब, ठीक है? तो गाँव वाले लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते ना, वो लोग यही कि हर चीज़ का वो लोग भी प्रॉफ़िट उठा ले रहे हैं, और मतलब उनका ये कि एक नहीं होता टेम्परेरी बच्चे हैं, आए, चल दिए, वो लोग भी अपनी मेंटालिटी को सुधारना नहीं चाह रहे हैं। जैसे एक जगह का और आपको बताऊँगी, अचानक मार जानते होंगे आप? हुँ। अचानक मार रिज़र्व, वहाँ पर जो लाइन बार गाँव वगैरह ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, मेरे को ऐसा लगता है। वहाँ पर ना लाइट्स लगे हैं स्ट्रीट्स में, जहाँ हम लोग गए थे। मेरे को वो जगह का नाम याद नहीं, ये याद है कि अचानक मार से आगे तरफ था। वहाँ लाइट्स नहीं लगे हैं, वहाँ आज तक के लोग लालटेन ही जला रहे हैं, और वहाँ के भी लोग एकदम ज़्यादा, मतलब जैसे हम लोग बुक्स में नहीं आप कभी पढ़े होंगे कि पहले के लोग ऐसे पहनते थे, ऐसे रहते थे, जला के खाना बनाते थे, लेके आते थे। मतलब मेरे को वैसे ही लग रहा था हम लोग प्योर आदिवासी क्षेत्र में आ गए हैं करके। और वो इतने डिप्राइव्ड कि हम लोग वहाँ पर गए, हम लोग नुक्कड़ नाटक वगैरह किए, लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो वो लोग ना
पूरा घेर लिया, ठीक है, कि हमको पैसा दो पैसा दो पैसा दो। और वो लोग ना कुछ थोड़ा अलग ही टाइप का बात कर रहे थे, उनका लैंग्वेज थोड़ा उड़िया मिक्स छत्तीसगढ़ी, पूरा प्योर छत्तीसगढ़ी नहीं था, कुछ मिक्स टाइप का था। और मेरे को ऐसा लग रहा था हम लोग जो बोल रहे हैं ना वो भी वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और ना मेरे को वहाँ पर स्कूल दिखा, ना मेरे को वहाँ पर पानी की व्यवस्था दिखी, मतलब वहाँ पर कुछ ही नहीं दिखा। बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव था ये जगह। अभी भी वो जगह ऐसा ही है? हाँ है, ये अभी अभी की बात है। ओ, ऐसा क्यों? मतलब मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको सिर्फ बच्चे नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम वहाँ जाके बिजली के खंभे नहीं लगा सकते, वहाँ पर नेटवर्क नहीं पहुँचा सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको उपयोग करना सिखा सकते हैं, ठीक है। अब वो हमारी लैंग्वेज ही नहीं समझ रहे तो हम उनको कैसे बोले कि स्कूल जाओ स्कूल जाओ। वो लोग तो जान भी नहीं रहे कि स्कूल क्या है। मेरे को ऐसा लग रहा था देख के, वो लोग लैंग्वेज ही नहीं समझ रहे थे। वो लोग खड़े होके देखे, अब उनको चाहिए पैसा पैसा पैसा। वो लोग घेर लिए, अच्छा हुआ हम लोग वैन में थे, घुसे और भगे। मतलब ये इस कदर भी सिचुएशन ऐसे बिगड़ भी सकता है? बहुत ज़्यादा। ओके। आपने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगह काम किया है, सो नेशनल लेवल पे भी आप गई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, नेशनल लेवल पे हरिद्वार और छत्तीसगढ़ का हरिद्वार और ऋषिकेश का जो कैंप था उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये भी समथिंग 5-7 दिन का कैंप था। जो नेशनल लेवल के कई लेवल पे कैंप होते हैं, मतलब एक होता है इंटीग्रेशन कैंप होता है, फिर होता है आरडी कैंप होता है एनएसएस की तरफ से। आरडी प्री आरडी सबसे बड़ा कैंप में गिना जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे जाते हैं वो राजपथ पर परेड करते हैं। ओके, ठीक है, तो इसके बारे में शायद आप नहीं जान रहे होंगे। नहीं। एनएसएस से राजपथ पर भी परेड होता है। और इस साल का महिला सशक्तिकरण था टॉपिक, तो इस साल जितने बच्चे परेड किए थे वो सारे फीमेल्स थे। वाह। तो राजपथ पे जो परेड होता है वो होता है आपका 26 जनवरी को। इसका सिलेक्शन आपका यही अगस्त टाइम से चालू होता है। तो पहले प्री आरडी तक के सिलेक्शन होता है, प्री आरडी से जो आरडी यानी आरडी वन से रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे परेड जो वहाँ तक के जाना रहता है। तो सारे बच्चे मतलब ऑल इंडिया से बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उसके लिए जाते हैं। तो उसका भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। फिर उसके बाद आपका यूथ कैंप्स होता है, नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है। जैसे नेशनल यूथ फेस्टिवल पे भी मैं नासिक गई थी, उसका भी आपको बताती हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में आपका हरिद्वार ऋषिकेश का बताती हूँ। मेरा था एडवेंचर कैंप, ठीक है। ये भी साल में एक बार बच्चे लोग के लिए होता है, पर्टिकुलर एक कॉलेज से या एक यूनिवर्सिटी से एक बच्चा ऐसे जाता है सिलेक्शन होके। और आपका एडवेंचर कैंप में ऐसा रहता है कि जितने आप एडवेंचर्स होते हैं, जैसे आपको उसको पे करना पड़ता है अगर आप पर्सनली किसी चीज़ के लिए जाएंगे एडवेंचर के लिए, लेकिन जब एनएसएस करवाती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जैसे आपको क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, रैपलिंग हो गया, जिप लाइन हो गया, ये सारी चीज़ें भी होती है हाँ, एनएसएस के थ्रू। सब। और राफ्टिंग, हम जो गंगा नदी आपका ऋषिकेश में जो स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके आपका जो एक एंड पॉइंट है, वो जगह मैं नाम भूल जा रही हूँ, वहाँ से लेके पूरा आखिरी तक के राफ्टिंग। मैं सोची नहीं थी अपने लाइफ में कभी राफ्टिंग करूँगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था राफ्टिंग का भी। वो ऋषिकेश का जो गंगा का पानी वो बहुत साफ है और बहुत मीठा है बोलना चाहिए, उसमें राफ्टिंग। उसके बाद हमको हरिद्वार लेके गए, वहाँ हरिद्वार के मंदिर वगैरह में घुमाना। और जो माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह कभी नहीं सोची थी कि मैं ये सब करूँगी। वो भी माउंटेन क्लाइंबिंग करना बहुत बड़ी बात है कि नॉन एडवेंचरस बैकग्राउंड से होके या एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होके या अब अच्छे स्टूडेंट भी हो, तो ये फिजिकल एक्टिविटी अलग ही लेवल पे होती है। उसमें हो के आप वहाँ पर जाओ और फिर अचानक से आपको बोल रहे हैं पहाड़ चढ़ो तो वो बहुत एडवेंचरस रहता है। और फिर पहली बार में ही कर लेना। एक होता है जुमार, वो एक रस्सी रहती है, उसको आपको टाई कर देते हैं, जो रोप होता है वो रोप में एक जुमार बोलना चाहिए टूल होता है जिससे आपको ना चढ़ना रहता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी यूज़ होते हैं शायद, मेरे को लगता है, मैं देखी हूँ 1-2 बार। वो करना, मतलब बहुत सारे ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हम लोग एडवेंचर कैंप में किए। उसके बाद जो था नेशनल यूथ फेस्टिवल जो बोलते हैं, ये जो एनएसएस है आपका यूथ एवं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का के अंडर काम करता है एनएसएस। तो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित किया गया था आपका ये नेशनल यूथ फेस्टिवल। इस साल किया गया था नासिक में जनवरी में। तो आपने सुना होगा नासिक में जनवरी में मोदी जी आए थे, वो इसी का ही स्टार्ट करने के लिए आपका आए थे बोलना चाहिए, उद्घाटन करने के लिए। तो मोदी जी के जस्ट ऐसे आमने सामने बैठी थी मैं, मोदी जी स्टेज पे, मैं यहाँ अच्छा था काफ़ी वो भी।
फिर स्टार्ट होने के बाद फिर आपका जो रहता है अनुराग ठाकुर जी, निशीथ प्रामाणिक जी, मतलब ऐसे ऐसे हस्तियों से मिलना काफ़ी बड़ी बात है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है मतलब आप कोई पर्टिकुलर इंसान जाके अचानक से नहीं मिल सकता। उनके पास जाइए, जाना, बैठना, उनके साथ खाना पीना, मतलब बहुत अच्छा एक होता है ना कम्युनिकेशन, पॉलिटिक्स के बारे में जानना, बच्चे लोग के थोड़ा यूथ के डेवलपमेंट के बारे में जानना। समथिंग 12 करोड़ की लागत से ये नेशनल यूथ फेस्टिवल वो किया गया था, संचालित किया गया था, मैंने कहीं पढ़ा था। और इसका भी 7 दिन का था आपका पूरा जो हम लोग का टूर था। और होटल में रहना, आना जाना, ये सब आपको एनएसएस करवा के देती है। आपका 1 रुपया नहीं लगता। ये सब बच्चे के एक मतलब डेवलपमेंट के लिए है कि बच्चे वैसे जगह जाए और सीखे कुछ। वहाँ पर फिर अलग अलग बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी रहते हैं, जैसे डांस हो गया, फोटोग्राफी हो गया, सिनेमाटोग्राफी हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, ड्राइंग हो गया, मतलब हर लेवल की वहाँ मतलब पर। क्रिएटिव हाँ, फील्ड में भी चीज़ें है उसमें। बहुत बहुत जो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे डंडा चलाना, कुश्ती, ये सब की बहुत सारे मतलब लगभग जितनी फील्ड्स आप जानते होंगे सबका वहाँ पर कंपटीशन था। और ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो प्राइस था, जैसे मेरे को याद है, अब मैं तो एज अवॉर्डी गई थी, हम लोग को वहाँ पर सीट दे के बैठा देते थे, हमको देखना रहता था। हमारा मतलब एक गेस्ट जैसा हमारा गेस्ट था, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स गए थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो वो था, आपको क्या बोलते हैं, कैश प्राइज, मेरे को वो बहुत एंटरटेनिंग लगा ना। फर्स्ट का था 2 lakhs, वाह। सेकंड का था 1 lakh और थर्ड का था 50,000। सोचिए आप एक फोटो का आपको 50,000 में मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है। तो ये था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी। और नासिक में आप वहाँ पर आसपास वो भी है, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, वहाँ हमको लेके गए थे। सुलावाइन यार्ड्स हम लोग अपने से घूमने चल दिए थे। तो ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत अच्छा, मतलब नेशनल का भी जो देता है एनएसएस, वो काफ़ी अच्छा रहता है। कुछ कुछ यूनिसेफ से भी कनेक्ट होके प्रोग्राम्स में कोलैबोरेशन एनएसएस करवाता है। तो एक यूनिसेफ के प्रोग्राम में मैं गई थी, नोनी जोहार था प्रोग्राम। मतलब ये था मेनली गर्ल चाइल्ड्स के ऊपर। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। ये था आपका रायपुर में कराया गया था। सो एनएसएस के थ्रू आगे करियर के अपॉर्चुनिटीज़ भी बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे है इस चीज़ में। अपॉर्चुनिटीज़ आपके जो पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है उससे तो आप पाएंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे एनएसएस के बच्चे अगर एक लेवल तक के पहुंच जाते हैं तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ उनके करियर के लिए करना चाहिए। जैसे आप मतलब बच्चों को कुछ करियर प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स दे सकते हैं, या कोई ऐसा पोस्ट हो सकता है पर्टिकुलर, जैसे हम सोशल वर्कर एज सोशल वर्कर वर्क कर रहे हैं तो एमएसडब्ल्यू करके भी जो बच्चा वर्क करता है एनजीओ खोल सकता है, तो हम लोग भी एनजीओ खोल सकते हैं, इस टाइप का है। और आपका जो बोल सकते हैं प्रोग्राम ऑफिसर जो रहते हैं, हम भी अगर नेट क्वालिफाइड कर लें और कॉलेज में लग जाएँ तो कहीं न कहीं हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी रहता है एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर बनने का। और प्रोग्राम ऑफिसर के पद में रहते-रहते कोऑर्डिनेटर का भी पद आगे आपको मिल सकता है। मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन डायरेक्ट थोड़ा आपको मेहनत पढ़ाई में करना पड़ेगा। कुछ डायरेक्ट अपॉर्च्युनिटीज़ भी थोड़ी-सी रहनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, मेरा ऐसा सोच है। लेकिन कर लेंगे अब मेहनत ही। क्योंकि इतना उसमें समय देते हैं हाँ। और वो तो अच्छी बात है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सारी चीज़ें हैं, बट हाँ। इन द एंड करियर भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब आप कहीं न कहीं मेरा खुद का 5 साल लगा एनएसएस में। पढ़ाई के साथ-साथ एनएसएस में भी 5 साल लग रहा है, तो आप कॉलेज भी बहुत मिस करना पड़ता है। मैं कोचिंग जा रही थी, मेरी कोचिंग भी बहुत ज़्यादा मिस हुई इस वजह से। कहीं न कहीं पढ़ाई थोड़ा गड़बड़ाता है आपको, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ाता है। तो 5-6 साल किसी चीज़ में आप वर्क कर रहे हैं और फिर आपको फिर से दूसरे चीज़ के लिए वर्क करना पड़ रहा है। यानी अब आप 5 साल वर्क कर लिए, आप पहुँच गए नेशनल लेवल तक, अब आपको बोल रहे हैं बेटा आपको नेशनल का अवार्ड मिल गया, अब आप घर में बैठो यूपीएससी का तैयारी करो। तो सर अगर मेरे को यूपीएससी का तैयारी करना रहता तो मैं 5 साल यूपीएससी का ही तैयारी कर लेती, ठीक है? और हम यूपीएससी में अगर जा भी रहे हैं तो एनएसएस वाले लोग को क्या मिल रहा है यूपीएससी में? नेशनल हो जाने के बाद भी? क्या उनके लिए थोड़े ग्रेस मार्क्स हैं वहाँ पर? क्या हमारे लिए कोई पर्टिकुलर पोस्ट्स है कि एनएसएस वाले को ये पर्टिकुलर पोस्ट हम दे रहे हैं?
तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा गवर्नमेंट को ऐसे बच्चे लोग के लिए, मतलब आप देखिए नेशनल अवार्डी एक साल में 30 बच्चे रहते हैं। सारे ठीक स्टेट्स है, के हाँ, इंडिया के। सारे स्टेट्स के मिला के, ऑल इंडिया के मिला के सिर्फ 30 बच्चे रहते हैं जिनको नेशनल अवार्ड मिलता है साल में एक बार। तो गवर्नमेंट 30 बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है, मुझे ऐसा लगता है। करना चाहिए आई थिंक। 30 बच्चों के लिए अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो इससे बड़ा लूप होल ना कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि वही है, समय इतना देने के बाद भी आखिर में कुछ नहीं है, या तो फिर से तैयारी करो अलग से। जी, तो फिर से मैं ये चीज़ें नेट का तैयारी करूँ, यूपीएससी का या सीजीपीएससी का तैयारी करूँ, क्योंकि आप एक लेवल पर पहुंच गए, आप किनके पास से होके आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया के हाथ से आपको अवार्ड मिला है और आप आ रहे हैं। राइट। अब आपके पेरेंट्स आपको क्या, किस नज़र से देख रहे हैं, आपके रिलेटिव्स और आसपास वाले कि ये कुछ बड़ा किया है। अब आप छोटा काम कर ही नहीं सकते, और करेंगे तो कोई भी चलता आदमी आपको बोल के चल देगा। क्या मतलब वहाँ से आपको अवार्ड मिल के आपको यही करना था जो मैं कर रहा हूँ, 10-20 हज़ार वाली नौकरी। तो और मैं कई अवार्डीज को ऐसे जानती भी हूँ जो इतना पाने के बाद भी ऐसे ऐसे जगह बैठे हैं जहाँ वो डिजर्व नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप इतने बड़े पद से हो के आ रहे हो तो आप एक लेवल डिजर्व करते हो, आपकी एक डिग्निटी है उनके पास से होके आने के बाद, तो उस डिग्निटी को मेंटेन करने लायक कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैं जानती हूँ कि हर बच्चा उतना नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल वर्क एक अलग चीज़ है और स्टडी एक अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए कि एटलीस्ट जो आप दे रहे हो उसकी डिग्निटी तो मेंटेन रहे। कोई बोले मत कि हाँ ये फर्स्ट पर्सन से, जो इंडिया की फर्स्ट पर्सन है, प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने के बाद क्या कर रही है, किचन में बर्तन तो धो रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कम से कम। मेरा अपने तरफ से प्रयास रहा है, मैंने कई लोगों को लेटर्स लिखे हैं इस चीज़ को लेके कि एटलीस्ट आप जो बच्चे इतना, मतलब हर बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन पर्टिकुलर 30 बच्चे हैं पूरे इंडिया से, यानी एक स्टेट से एक बच्चा या 2 बच्चे बड़े स्टेट से, तो स्टेट के पास क्या 2 नौकरी नहीं है? सोचने वाली बात है। ठीक है, आप इतनी सारी गवर्नमेंट आपका स्कीम्स लागू करती हैं, मान लीजिए जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ एंड केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, कितने सारे प्रोग्राम्स हैं। हम लोग क्या हैं, सोशल वर्कर, और ये प्रोग्राम्स में एक सोशल वर्कर जब वर्क करेगा ना तो उसका ना लेवल ही अलग होगा, मेरे को ऐसा लगता है। राइट। तो ये प्रोग्राम्स मेरे को ऐसा लगता है सोशल वर्कर बच्चों के लिए ही बने हैं। अगर आप उनको चांस दो ना तो आपको एक अलग लेवल की डेवलपमेंट दिखेगी। आप ऐसे लोग को वहाँ पर रखे हो जिनको मतलब ही नहीं है कि बच्चे को कुछ हो, महिला को कुछ हो या हेल्थ को कुछ हो, वो भर रहे हैं अपनी जेब। ग्राउंड लेवल पे उनको पता ही नहीं है कि हाँ। एक्चुअल में वहाँ क्या परेशानी है, क्या चीज़ें बस वहाँ पे। जैसे हमको प्रॉब्लम्स पता हैं, ठीक है, जैसे मैं रायगढ़ की हूँ या बिलासपुर में भी पढ़ रही हूँ, तो मेरे को रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, मान लीजिए ये सब जिला में जितने जगह हैं इनका प्रॉब्लम्स पता है। अब वहाँ पर वो सब विभाग में ऐसे लोग बैठे हैं जो उस कोने से आए हैं और यहाँ बैठे हैं, उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उल्टा वो हमको बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ पर ये वो काम कर दीजिएगा, आप लोग हमको बता दीजिएगा। मतलब हम भी तो वर्क किए हैं ना ऑफिसर्स के साथ, तो हमको पता है कौन ऑफिसर कितना जान रहा है या कितना कर रहा है, तो हम तो उनसे ज़्यादा जान रहे हैं। अगर एक ग्राउंड लेवल पे हो, सिंपैथी की बात हो या उनके लिए वर्क करने की बात हो, और हमको चाहत भी ज़्यादा है देश के लिए करने के लिए, तो हमको कहीं ना कहीं चाह है कि अगर किसी वुमेन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम ठीक करें। हम उनको ये नहीं करेंगे कि आप एप्लीकेशन लिख के दो, 10 दिन बाद आना, मेडिकल लेके आना, फिर या तो मतलब ये सारी आपका जैसे प्रोसेस करते जाओ। हमको पता है प्रोसेस होते रहेगा, पहले न्याय ज़रूरी है। सो आगे क्या प्लान्स है आपके, क्या करना है आगे, क्या मैं बनना है? आगे मतलब सोचती हूँ कि आगे भी देश के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहूँ। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैं सबसे पहले एक एनजीओ खोलूँ, ओके। क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद आपका एनएसएस का रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाता है। तो एक एनजीओ रहे जिसके तहत मैं देश के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहूँ। उसके बाद अगर पढ़ाई लिखाई के लेवल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है मेरे को। ओके। तो अब उसके लिए सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है नहीं पता, लेकिन अभी मेरा एमए हो चुका है, तो मैं सोचती हूँ कि कहीं थोड़ा सा सिविल वर्क में जाया जाए। सीजीपीएससी वगैरह का थोड़ा सा तैयारी चल रहा है, अब वो ऊपर वाले के हाथ में है कि मुझे आगे क्या मिलता है। लेकिन मैं जिस भी फील्ड में जाऊँ, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सिविल हो, या मैं अगर एनजीओ ही सिर्फ कर रही हूँ, मैं देश का सेवा करूँगी, चाहे मैं जिस भी फील्ड में रहूँ। देश की सेवा करेंगी तो ये जो पर्सनालिटी आपकी है ये एनएसएस से आई है?
हेल्पिंग नेचर था मेरा शुरू से, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। हेल्पिंग कहाँ तक के रहेगा? एक बच्चा अगर हेल्पिंग रहेगा तो अपने दोस्त लोग का कर लेगा, घर में कर लेगा, थोड़े बहुत जो जानवर पाल रखा है उसका कर लेगा। लेकिन एनएसएस से जब प्लेटफॉर्म मिला और जब पता चला कि मेरे अंदर पोटेंशियल कितना है, कि मैं कितना किस लोग के लिए कहाँ तक वर्क कर सकती हूँ, कहाँ तक जा सकती हूँ, मतलब मेरे को उसमें जाने के बाद समझ में आया कि हाँ, मैं दूसरे स्टेट में भी कर सकती हूँ, मैं दूसरे सिटी में भी जाके कर सकती हूँ, मैं किसी गांव में भी जाके रैंडम कर सकती हूँ। तब समझ में आया कि हाँ, अब देश के लिए कुछ करना बनता है। पेरेंट्स क्या बोलते हैं? ना, पहले तो बहुत मना करते थे क्योंकि मैं खाना नहीं खाती थी, दिन दिन भर मेरा वही सब काम में चल देता था। तो पेरेंट्स का ऐसा था कि ना पढ़ाई लिखाई कर पा रही है, ना खाना पीना खा रही है, बीमार हो रही है, कैंप जा रही है तो हाथ में छाले और फेस पे रैशेस और बर्न्स लेके, मतलब दिन दिन भर आप धूप में काम करो, वो सब लेके आ रही है। तो मत कर ये सब कि जिसके वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, खाना पीना छूट रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसे भी हो जाती थी जिससे मैं थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती थी। क्या है, आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो लोगों की परेशानी जब पता चलती है तो सहा नहीं जाता है देख के। उसके बाद फिर जब थोड़ा-सा एक लेवल बढ़ना चालू हुआ, जब लोगों से थोड़ा सम्मान मिला, जब थोड़ा रिकॉग्निशन मिला, फिर नेशनल मिला, उसके बाद पेरेंट्स को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, कुछ तो अच्छा की। लेकिन अभी भी ऐसा है कि इतना कर ली ना, बहुत है बेटा, अब पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दो। सोशल सर्विस करने के अलावा और क्या हॉबीज़ हैं आपके? सोशल सर्विस के अलावा मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, यानी आप पोर्ट्रेट्स बोल लीजिए, पोस्टर मेकिंग बोल लीजिए। और मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है, मतलब उसमें रंगोली और पोर्ट्रेट्स, स्पीच, डिबेट्स उसमें भी हैं, फर्स्ट सेकंड प्राइज़ लगभग। और आपका स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत बचपन से रुचि रहा है, तो कबड्डी वगैरह खेलती थी, स्कूल में थी तो फुटबॉल वगैरह खेल लेती थी कभी, तो उसमें भी कबड्डी वगैरह में रहा है थोड़ा अवार्ड्स, सेकेंड फर्स्ट, वही स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे। और इसके अलावा बुक रीडिंग करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो, सो जो वुमेन्स जो रहते हैं उनको हेल्थ केयर से लेके उनको इतना अवेयरनेस होता नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि वुमेन्स को उतना अवेयरनेस नहीं। आप किस तरीके के अवेयरनेस और क्या चीज़ें उनको नॉलेज दे रहे हो कैंप्स के थ्रू अपने? देखिए, वुमेन्स के लिए मतलब बहुत सारे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे थे। अगर आप ग्राउंड लेवल पे सिटी में देखेंगे तो सिटी में काफ़ी कुछ बेटर है, लेकिन आप जब वहाँ जाते हैं गाँव गाँव वगैरह विलेजेस जा रहे हैं आप, तो वहाँ पर बहुत चीज़ों में कमी है, सिर्फ हेल्थ में नहीं, वुमेन में एजुकेशन प्रॉब्लम भी है। जो गाँव की वुमेन्स रहती हैं वो पढ़ाई लिखाई में भी उतना ज़्यादा नहीं रहती हैं। उसके बाद हर चीज़ के लिए वोटिंग अवेयरनेस भी उनको देना पड़ता है। एक बार गाँव के आदमी वोट करते हैं, औरतें उतनी ज़्यादा वोटिंग में नहीं रहती हैं। और भी कई चीज़ें आती हैं जो हमको अवेयरनेस, जैसे वॉयलेंस वगैरह जो होता है गाँव में काफ़ी देखने को मिलता है। नशा जो होता है गाँव में काफ़ी देखने को मिलता है, जिसकी वज़ह से वॉयलेंस कुछ ज़्यादा प्रमोट होता है गाँव में। तो ये सब को भी लेके काफ़ी, मतलब हम लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम्स और जो रेस्क्यू प्रोग्राम्स है वो चलाना पड़ता है। जहाँ हेल्थ की बात होती है तो हम पहला आ जाता है आपका ये जो नॉर्मल हेल्थ वगैरह होता है। जैसे आपको सर्दी खाँसी बुखार या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स है तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये पेंडेमिक वगैरह का हम लोग जो अवेयरनेस फैलाए थे वो। तो वो गाँव वाले तो ये पेंडेमिक जैसी चीज़ों को समझते ही नहीं, ठीक है? वो लोग हैं अपने आप में भगवान। उनको उनको लगता है कि हम खुद से भी फाइट कर लेंगे। ये मास्क क्या होता है हम नहीं जानते, हाथ धोना क्या होता है हम नहीं जानते। एक नेचुरल लेवल पे देखेंगे तो सही भी लगता है, लेकिन जब कोई डिज़ास्टर आया रहता है तो काफ़ी गलत भी लगता है ये चीज़। उसके बाद आता है आपका सैनिटेशन वगैरह आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके आपका आता है कि उनको कैसे सिखाएं कि हम लोग जो आजकल पैड्स वगैरह होते हैं वो लोग यूज़ करें। वो लोग हमेशा क्लोथ्स इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। वो लोग जो इन्फेक्शंस होता है, जो आपका आजकल सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, आप अगर पढ़े होंगे, अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में क्या चल रहा है, सर्वाइकल कैंसर को लेके अवेयरनेस चल रहा है। ये चीज़ हम लोग समझाते थक जाते हैं, वो लोग समझते ही नहीं। ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर्वाइकल कैंसर वाला, ये यहीं से आता है। जो आप गंदे क्लोथ्स यूज़ कर ले रहे हैं या कुछ भी ऐसा चीज़ यूज़ कर ले रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर के बाद अभी सर्वाइकल कैंसर का जो आपका वैक्सीनेशन आया है, उसके लिए अवेयरनेस। उसके बाद जो आपका होता है ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके लिए अवेयरनेस।
तो ये सब काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, लोगों से बात करना, समझाना। एक तो वो खुल के बात नहीं कर पाते और हम इसीलिए करते पूछा ना, हैं। क्योंकि हाँ, ओपनली नहीं है हाँ। माइंडसेट उनका। सिटी में भी ओपन नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं लोग अपने लिए थोड़ा वर्क कर लेते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। लेकिन जब आप गाँव में जाएँगे तो वहाँ ओपन भी नहीं है और खुद के लिए करते भी नहीं हैं लोग। हम जैसे उनको बोल रहे हैं कि हम लोग ले गए, एक पावना करके हमारा प्रोग्राम चल रहा था यूनिसेफ से, जिसमें हम लोग सैनिटरी पैड्स उनको फ्री में दे रहे थे। तब भी वो लोग नहीं लेना चाहते थे। ट्रस्ट इशू आता है क्या? हो सकता है, पता नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत मनाए, समझाए, उसके बाद लोग धीरे-धीरे। ऐसा भी होता है कि अगर एक मान गए ना कोई गाँव के, तो लगभग लोग फिर मानना चालू कर देते हैं। वो एक को मनाने में जो मेहनत लगती है ना, वो ही जी तोड़ मेहनत होती वो है। देखा देखी में लेना है। हाँ, उसके बाद फिर लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। फिर वही एजुकेशन के बारे में आया, तो अभी हम लोग इतना अवेयरनेस फैला चुके हैं ना कि खुद बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे से छोटे जो जूनियर्स हैं, वो लोग अपनी मम्मी को ले जाके 10th के एग्ज़ाम्स दिलवा रहे हैं, 12th के एग्ज़ाम्स दिलवा रहे हैं, तो ये थोड़ा चेंजेस आया है हम लोग के ये करने से। फिर जैसे वॉयलेंस के ऊपर बात आता है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना नुक्कड़ नाटक करके वो चीज़ दिखाते थे, वॉयलेंस से रिलेटेड, आपका दहेज प्रथा से रिलेटेड। तो ना कुछ बच्चे आके बोल देते थे इस चीज़ों को कि आप जो करके दिखाए ना, ऐसे ही हमारे यहाँ होता है करके। यानी हम उनको दिखा रहे हैं कि ऐसे वॉयलेंस होता है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो आपको कंप्लेंट करना है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जाना है, 1098 पे कॉल करना है। ऐसा करके हम लोग उनको बता रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर बता रहे हैं हम लोग नाटक करके। तो बड़े तो नहीं, लेकिन बच्चे बोल पड़ते थे। अब बच्चे बोलते थे तो हमको अब हाथ तो लग जाता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, फिर वहाँ जाना। अब हमको पता चल गया तो भी वो बताना नहीं चाहते हैं ना, अब उनसे निकलवाना पड़ता है बात को। उनको समझाना पड़ता है कि देखिए जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम ये चीज़ कर सकते हैं, आपको हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं, आपको हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ये सब चीज़ें करने में। आप गाँव में जाएँगे तो अभी भी बाल विवाह होता है। वो पता करना, उसके लिए वहाँ से रेस्क्यू करना लोगों को, वहाँ लोगों को समझाना, मतलब काफ़ी बड़ा चुनौती है ये सब चीज़ करना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट जेनजीज, जिनको हम बोलते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब अभी जो सोशल मीडिया का पूरा ज़माना है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन वॉश हो रहा है, एजुकेशन के लेवल पे हो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, आप देख ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है माइंडसेट कैसा हो रहा है अभी? मुझे इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं जितना ऑब्ज़र्व किया हूँ, अभी जो जनरेशन है वो एक्सट्रीम में है, या तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड है। आपको क्या लगता है? ये जो आप बोले एक्सट्रीम एक्सट्रीम। वाला, ये कहीं ना कहीं मैं भी ऑब्जर्व की हूँ, या तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या तो बहुत ज़्यादा लोनली। लोनली या डिप्रेस्ड है। तो इसका एक मेरे को रीज़न ये दिखता है कि जैसे पहले के लोग थे, वो लोग थोड़ा, एक होता है ना, रिश्तेदारी पे बिलीव करते थे, दोस्ती पे बिलीव करते थे, उनके पास बात करने को टाइम रहता था, वो लोग टाइम निकाल के आपस में टाइम स्पेंड करते थे। तो वो जो बनता था ना एक एटमॉस्फेयर, वो अलग ही रहता था। अब लोग क्या है, सिर्फ फ़ोन पे डिपेंड है और खुद ही अकेले रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हम बहुत अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। मतलब आप एक साइकिल में फँस गए हो। ये एक साइकिल है कि आप खुद ही अकेले हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आप किसको बनाए अपना दोस्त? वो फ़ोन को, जो ज़िंदा चीज़ नहीं है, और आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। आपको खुद से उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, आपको किसी से बात करनी पड़ेगी, आपको ऐसे दोस्त ढूँढने पड़ेंगे जो आपके जैसे हों, या आप उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सको। जैसे करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो। मतलब भले आपको प्रोफ़ेशनली नहीं खेलना है, लेकिन उससे माइंड को एक अलग तरीके का, मतलब बोलना चाहिए, फ्लो मिलता है कि आप स्पोर्ट्स में हो या आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी हॉबीज़ आपकी, कुकिंग हो, साइक्लिंग हो, या आपको मान लीजिए जनरली आपको घूमना ही पसंद है, तो किसी फ्रेंड के साथ आप घूम ले रहे हो। इससे जो आपका माइंड फ्रेश होता है ना, ये और किसी चीज़ों से नहीं होता। तो ये जो एक्सट्रीम है ना, मेरे को लगता है ये जो फ़ोन, अचानक से फ़ोन को जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिला ना कोविड के बाद, इससे हुआ, मेरे को ऐसा लगता है। और एक्सेस तो मतलब छोटे बच्चों को भी है, क्योंकि अब कोविड के बाद जो है स्कूल्स में भी ऑनलाइन पढ़ाई, ये सारी चीज़ें, तो जिसकी वजह से पढ़ाई में कम और बाकी चीज़ें में ज़्यादा।
मैं इसके लिए ये सजेस्ट करूँगी, अगर बच्चे को एक्सेस दे रहे हैं आप, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक्सेस दीजिए। आजकल फ़ोन में तो अवेलेबल है कि बच्चा उतना ही उसमें से ज्ञान प्राप्त करे जो उसके लिए ज़रूरी है। जो ज़रूरी नहीं है, बच्चा उस तरीकों को मतलब उस चीज़ों को ऐसे जान रहा है जो जानना नहीं चाहिए उसको, या अगर जान भी रहा है तो वो स्कूल से वो चीज़ों को जानता है तो थोड़ा अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। वो ऐसी चीज़ें उस चीज़ में फ़ोन में देख रहा है जो उसको देखना नहीं चाहिए, अभी उसका एज ही नहीं है वो सब जानने का। वो ऐसी चीज़ें फ़ोन में देख रहा है, फिर पढ़ाई से हट के उसका दिमाग कहीं और जा रहा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बॉलीवुड को ही ले लीजिए, ठीक है? हमारे बॉलीवुड में अब कल्चर क्या है, मतलब एनिमल जैसी मूवीज़ आ रही हैं और मतलब खाली प्यार-बहार ये वो इस टाइप की चीज़ें दिखा रहे हैं। मतलब बॉलीवुड को भी कहीं न कहीं बनता है कि कुछ मतलब अगर धार्मिक चीज़ें भी दिखा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें दिखाएँ जो बच्चे को ना अच्छी तरफ लेके जाए, पॉज़िटिव की तरफ लेके जाए। आप धार्मिक की चीज़ में कश्मीर फाइल्स जैसे विवाद दिखाते हो, ठीक है? जिसमें बच्चे के मन में डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। बच्चा कुछ एक्सप्लोर करने नहीं पा रहा है। आप साइंस फिक्शन दिखाओ कि बच्चा साइंस के ऊपर थोड़ा वर्क करे। आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिखाओ, जैसे कुछ मूवीज़ बहुत अच्छे हैं, जैसे भाग मिल्खा भाग हो गया, या कुछ ऐसे मूवीज़ जिसमें आपका थोड़ा बहुत अच्छा स्पोर्ट्स को लेके दिखाया गया है। या मर्दानी वगैरह हो गया जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है। तो बॉलीवुड भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है बच्चे की लाइफ में। अगर बच्चा सिर्फ वही सब देख रहा है प्यार बहार, तो वो उसका कहीं ना कहीं अटेंशन वहीं जाएगा। लेकिन अगर बच्चा आपका देशभक्ति देख रहा है, या बोल दीजिए रिलीजियस वाला कुछ देख रहा है, अच्छा मूवी, रिलीजियस में भी अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, दोनों होते हैं, और या तो वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एम्पावरमेंट जैसा देख रहा है, तो बच्चे का माइंड वैसा जाएगा। एक चीज़ इसमें मैं खुद के लिए ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ कि सब चीज़ें ब्रेन वॉश है, सारी चीज़ें। तो ब्रेन वॉश करना है तो अच्छी चीज़ों से ही करो। हाँ, वो तो है। ये है। तो अब बॉलीवुड जैसे हो गया, या फिर तीन चीज़ें तो इम्पोर्टेंट जो इंडिया में जिसको मतलब लोग देखते हैं, कंटेंट उनके कंज्यूम करते हैं, क्रिकेट, बॉलीवुड, एक पॉलिटिक्स। इनके अलावा भी एक ये भी है ना, समथिंग नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वेब सीरीज़ हाँ, वगैरह। वेब सीरीज़ वगैरह मैं तो देखती नहीं, मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं देखी हूँ लोगों को बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स वगैरह का बातचीत करते हैं। तो वो लोग वैसे वेब सीरीज़ देख रहे हैं जो कुछ होना जाना नहीं है वो चीज़ देख फिर के। बोलेंगे कि हाँ, माइंड स्टेबल अच्छा नहीं नहीं है। रहता। हाँ, हाँ। आपका ये सारी डिप्रेस्ड चीज़ें। होने का वही रीज़न है। आप ऐसी चीज़ देख ही नहीं रहे हो जो आपको मोटिवेट करे, या जो आपको किसी लेवल पे लेके जाए, या आपके जो एक होता है ना नॉलेज को बढ़ाने वाला। आप महाभारत देखिए ना, आप रामायण देखिए, आप कथा सुनिए, या मतलब आपको अपने रिलीजन, मान लीजिए मेरा मेरा मैं फ़ोन पकड़ी हूँ, ठीक है? अगर मेरे को अपने रिलीजन का कुछ देखना है, तो मैं हमारे में जो कथाएँ होती हैं, हमारे में उसको तकरीर बोला जाता है, मैं वो सुनती हूँ। और आपको बताऊँ, रिलीजन में भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो आपको जब पता चल रहा है कि नेगेटिव है, इतना तो दिमाग ऊपर वाला दिया है कि ये गलत बात कर रहे हैं तो गलत है, आपको समझ में आ जाए। सही है तो सही समझ में आ जाए, और समझ में नहीं आ रहा तो आप सर्च कर लो, रिसर्च कर लो उस बारे में। तो अगर आप इसमें टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, वो कंपेयर टू नेटफ्लिक्स वेब सीरीज। लेकिन लोगों को मज़ा चाहिए ना। अगर उनको दिलचस्प आ जाइए कि आज उनको सोना है और वो नेटफ्लिक्स ही देखना है, तो वो नेटफ्लिक्स ही देखेंगे, भले उनको फ़ायदा हो या ना हो। उनका दिल खुद जान रहा है कि उनको वो देख के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको कुछ मिल रहा नहीं है, लेकिन वो उसी को देखेंगे। मेरा एक सिंपल मोटो रहा है कि अगर मैं कहीं भी अपने टाइम को वेस्ट कर रही हूँ, या उस चीज़ को मतलब उसमें लगा रही हूँ अपना टाइम को, तो मैं कुछ भी ऐसा काम करूँ जिससे मतलब प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है? अगर मैं कोई भी वीडियो भी देख रही हूँ यूट्यूब में, तो मैं ऐसे ही नहीं उठा के खोल के देखने लगूँगी। मेरे को चाहिए कि वो प्रोडक्टिव वीडियो हो, इकोनॉमिक्स के ऊपर हो, फिलॉसफी के ऊपर हो, माइथोलॉजी के ऊपर हो, हिस्ट्री के ऊपर हो, ताकि मैं जो एक होता है ना मानवता की सच्चाई क्या है, हम लोग का लाइफ किस लिए, ओरिजिन क्या है, आगे मतलब हमारे पीछे क्या था, हमारे आगे क्या है, व्हाट इज़ स्पेस, व्हाट इज़ टाइम, मतलब ऐसी चीज़ों पे मैं अपना टाइम कंज्यूम करना ज़्यादा बेटर समझती इसीलिए आप इतने इंटेलेक्चुअल हो। हूँ। बोल सकते हैं शायद। और ये जो इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, ऐसे नॉलेज लेने से ही आती है वो चीज़। थोड़ा सा आप रिसर्च करो और हिस्ट्री पढ़ो, फिलोसॉफी पढ़ो, तभी जी। होता है। नेटफ्लिक्स से तो कुछ होगा नहीं। उससे कुछ नहीं होने वाला। और अभी समथिंग हीरा मंडी भी चल रहा है ना वहाँ पर। लोग देख के बन रहे, भाई तुम बन क्या रहे हो देखो। शिट। सारी शिट चीज़ें। बोल सकते हैं। सो
इस पॉडकास्ट का एंड करने का समय आ गया है। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी बातें हुई, लगभग हमने एनएसएस के ओरिजिन से लेके उसके प्रॉफिट्स और मतलब आगे फ्यूचर और जो प्रॉब्लम्स होते हैं सारे ग्राउंड लेवल पे लगभग हमने सभी डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच अलीशा जी हमें समय देने के लिए, और आगे हम बात करेंगे फिर, जब ग्रो करेंगे फिर नेक्स्ट लेवल की बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपसे और जाननी है। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए। होप है कि आगे मैं कुछ ऐसा करूँ कि फिर से आप मुझे यहाँ बुलाएं और हमारी फिर से अच्छी अच्छी बातें हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद, थैंक यू सो मच।